नमस्कार साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों में से अधिकतर स्टूडेंट का कमेंट था कि सर हिस्ट्री डीसी पेपर 1 का जो हम लोगों का प्रश्न पूछा गया है उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर दीजिए, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि कितना हम लोगों ने MCQ सही किया है। आपका जो प्रश्न पूछा गया है हिस्ट्री डीसी पेपर 1 में, उस पर बिल्कुल डिटेल्स में हम लोग चर्चा करने वाले हैं और यहाँ पर आप आंसर को मिला सकते हो कि आपने कितना आंसर सही किया है। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका जो एग्ज़ाम था वो हिस्ट्री डीसी पेपर 1 का था। आपका सेशन 2021-24 है। आपको उस समय 3 आवर्स मिला होगा और ये जो टोटल मार्क्स होगा इसका वो 80 मार्क्स होगा, जिनमें से आपको जो है नंबर 1 का जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी है। नंबर 1 मीन्स जो MCQ है 10 MCQ जो सभी 1 मार्क्स का पूछा जाएगा वो कंपलसरी है। उसके बाद जो है किन्हीं 4 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं MCQ और बिल्कुल जो है डिटेल्स में समझेंगे। ये केवल BA वालों के लिए नहीं है, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी तैयारी करते हो तो इससे जो है आपको बहुत अधिक सीख मिलने वाला है। आपको जो सही आंसर है उसको सेलेक्ट करना है। आपका जो पहला प्रश्न है वो है इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। इलाहाबाद की संधि की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 है 1760 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 है 1765 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3 है 1770 ईस्वी और ऑप्शन नंबर 4 है 1772 ईस्वी। तो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो 1765 ईस्वी में हुई थी। इलाहाबाद की संधि क्यों हुई थी? तो जब 1764 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी और भारत के 3 शासक थे। बंगाल का जो उस समय नवाब था मीर कासिम, उस समय अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला और एक था मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तो इन 3 लोगों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था 1764 में, बक्सर का युद्ध। और इस युद्ध में जब पराजित हो जाता है अंग्रेजों से, उसके बाद जो है इन तीनों शासकों के समक्ष ब्रिटिश कंपनी इलाहाबाद की संधि करता है। और इस इलाहाबाद की संधि के द्वारा जो है कंपनी को 3 क्षेत्रों का राजस्व कलेक्ट करने का अधिकार मिल जाता है, जैसे कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा। इन 3 क्षेत्रों का जो है राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार किसको मिल गया? कंपनी को मिल गया। तो यहाँ पर इलाहाबाद की संधि जो है 1765 ईस्वी में हुई थी अंग्रेजों और भारतीय शासकों के बीच। दूसरा जो आपका प्रश्न है वो है पिंडारियों का दमन किस गवर्नर जनरल ने किया था। यहाँ पर होगा पिंडारियों। ऑप्शन नंबर 1 है कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर 2 है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर 3 है वेलेस्ली और ऑप्शन नंबर 4 है लॉर्ड हेस्टिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो 1817 ईस्वी में इन्होंने पिंडारियों का पूरी तरह से दमन कर दिया। आपका सवाल होगा कि पिंडारियाँ क्या थी? तो पिंडारियाँ उसे कहा जाता था जैसे कि जब ब्रिटिश कंपनी समुद्री मार्ग से व्यापार करता था तो वहाँ पर कुछ पिंडारी का कोई जाति नहीं था, कोई धर्म नहीं था, ये किसी भी जाति से हो सकता था। तो ये जो पिंडारी लोग थे वो क्या करता था, ब्रिटिश कंपनी या व्यापारियों से वहाँ पर जो है जो खजाना ले जाता था भारत से या वस्तुओं को ले जाया जाता था तो उनको जो है लूटपाट कर लिया जाता था। तो इस प्रकार से जो पिंडारियाँ था वह कंपनी को काफ़ी परेशान किया, जिसके कारण कंपनी ने पिंडारियों को पूरी तरह से दमन करना चाहा और फाइनली जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1817 ईस्वी में पिंडारियों को पूरी तरह से अंत कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, सालाबाई की संधि किसके बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 है अंग्रेज और बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटिश और मराठा के बीच, ऑप्शन नंबर सी है अंग्रेज और मैसूर और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं साथियों, सालाबाई की जो संधि है वो ब्रिटिश और मराठा के बीच हुआ था। सालाबाई की संधि ब्रिटिश और मराठा के बीच क्यों हुआ था? 1775 ईस्वी में जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था और यह युद्ध 1782 ईस्वी तक चला था। तो अंग्रेजी कंपनी और मराठा के बीच जो संधि हुआ युद्ध को समाप्त करने के लिए, उस संधि को जो है सालाबाई की संधि कहा जाता है और सालाबाई की संधि के द्वारा ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो सालाबाई की संधि हुई थी वो ब्रिटिश और मराठा के बीच हुआ था। तो आपने अगर ब्रिटिश और मराठा आंसर सही किया है तो आपका जो आंसर है वो सही होगा। उसके बाद आप लोगों का जो चौथा प्रश्न था MCQ वो था तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1780 से 84, ऑप्शन नंबर बी 1788 से 90,
ऑप्शन नंबर सी 1790 से 92 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है 1795 से 96 ईस्वी। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था साथियों, ये टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय भारत में जो है कंपनी की ओर से गवर्नर जनरल था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था साथियों, वो 1790 टू 92 के बीच हुआ था। किन के बीच हुआ था? तो हैदर अली का जो बेटा था टीपू सुल्तान और ब्रिटिश का उस समय गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इन दोनों के बीच जो है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था, जिसमें जो है टीपू सुल्तान की हार हो जाती है, जिसके कारण टीपू सुल्तान के अधिकतर क्षेत्रों पर ब्रिटिश कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। और जब इन क्षेत्रों पर ब्रिटिश कंपनी ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया तो ऐसी स्थिति में टीपू सुल्तान उस अपमान का बदला लेने के लिए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ेगा 1799 ईस्वी में, है ना। तो इस प्रकार से वहाँ पर पूरी तरह से मैसूर को अपने साम्राज्य में मिला लेगा टीपू सुल्तान को पराजित करके। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है टीपू सुल्तान लड़ते हुए मारे जाते हैं, जिसके बाद मैसूर राज्य को ब्रिटिश कंपनी अपने साम्राज्य में मिला लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5, रणजीत सिंह का जन्म किस मिसल में हुआ था? आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा साथियों कि आखिर मिसल क्या है। तो मिसल को जो है प्रांत पहले कहा जाता था या क्षेत्र कहा जाता था। तो बेसिकली मिसल का संबंध जो है क्षेत्र या प्रांत से है। तो यहाँ पर वही पूछा गया है कि महाराजा रणजीत सिंह जो थे, जिनका जो है साम्राज्य पंजाब में था, जिन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था, उनका जन्म किस मिसल में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है शुकरचकिया मिसल, ऑप्शन बी है भांगी मिसल, सी है अहोवालिया मिसल और डी है नकई मिसल। तो महाराजा रणजीत सिंह का जो जन्म हुआ था वो शुकरचकिया मिसल हुआ था। आपको बता दें साथियों, ये जो शुकरचकिया मिसल था पंजाब के क्षेत्रों में, वो सबसे प्रसिद्ध मिसल था। अगर हम बात करें साथियों कि शुकरचकिया मिसल वर्तमान समय में कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद छठा प्रश्न है साथियों आपका कि इनमें से किस स्थान पर अस्थायी बंदोबस्त लागू नहीं किया गया था? आप लोगों का सवाल होगा कि आखिर अस्थायी बंदोबस्त क्या होता है, परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है? तो अस्थायी बंदोबस्त का सीधा सीधा अर्थ है कि ब्रिटिश कंपनी भारतीय किसानों से जो भू राजस्व लेता था, उस भू राजस्व लेने के व्यवस्था को या प्रणाली को ही अस्थायी बंदोबस्त कहा जाता था। तो अस्थायी बंदोबस्त बेसिकली टैक्स लेने का एक जरिया था, एक तरीका था जो कंपनी भारतीय किसानों से लेता था। अस्थायी बंदोबस्त में जो है जितना भूमि था सभी भूमि को जमींदारों के अधीन कर दिया, कौन? ब्रिटिश कंपनी, और जमींदारों के अधीन किसानों को कर दिया। अब जो है उस भूमि का टैक्स जो है परमानेंट लागू कर देता था कुछ 10 वर्षों के लिए, और उस भूमि से किसानों को एक निश्चित समय पर टैक्स देना पड़ता था जमींदारों को। यहाँ पर जमींदारों को भी दबाव था, अगर कोई जमींदार समय पर टैक्स चुकता नहीं करता है तो उनके जमींदारी व्यवस्था को नीलाम कर दिया जाता था। तो यही जो है भू राजस्व प्राप्त करने का एक तरीका था। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि जो अस्थायी बंदोबस्त है, परमानेंट सेटलमेंट, वह किन क्षेत्रों में लागू नहीं किया गया था? ऑप्शन ए है बंगाल, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है अवध। तो आपको बता दें साथियों, सबसे पहले बंगाल बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, उसके बाद उड़ीसा में लागू किया गया था, लेकिन जो अवध था, अवध में अस्थायी बंदोबस्त को लागू नहीं किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा अवध। आपका नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया था? ये समझना आपको बहुत जरूरी है। आखिर सती प्रथा क्या था? सती प्रथा का संबंध जो है साथियों मुख्य रूप से हिंदू समाज में प्रचलित था, और सती प्रथा में जब कोई पुरुष का मृत्यु हो जाता था तो उस पुरुष का जो पत्नी होता था उसके पत्नी को उसके पति के साथ जो है जिंदा जला दिया जाता था। यानी किसी के पति का मृत्यु हो गया है तो उनका जो पत्नी होता था उनको भी अपने पति के चिता में ही जलना पड़ता था। सती प्रथा की बात करें तो यह कब जो है समाप्त किया गया था? ऑप्शन ए 1820, ऑप्शन बी 1825, ऑप्शन सी 1829 और ऑप्शन डी 1835 ईस्वी। तो आपको बता दें साथियों, जो सती प्रथा है वो 1829 ईस्वी में समाप्त किया गया था। किनके द्वारा? तो उस समय भारत में जो गवर्नर जनरल था ब्रिटिश कंपनी की ओर से वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक, और भारतीय समाज सुधारक जो था राजा राम मोहन राय, उन दोनों ने मिलकर सती प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथियों यहाँ पर जो है राजा राम मोहन राय के बारे में एक कहानी हमने शायद पढ़ा था, जिसमें
राजा राम मोहन राय के बारे में पता चलता है कि वह जब बहुत छोटा था तो उनके माता पिता की मृत्यु भी शायद हो गई थी। जब उनकी मृत्यु भी हो गई थी तो जो है इनका पालन पोषण इनका भैया और भाभी ने किया था। राजा राम मोहन राय अपने भाभी को अपनी माँ मानता था, है ना। लेकिन जब इनके भैया का मृत्यु भी हो गया तो समाज द्वारा उनके भैया के साथ उनके भाभी को भी चिता में जिंदा जला दिया, जिसके कारण यह काफ़ी प्रभावित हुआ और उन्होंने उसी दिन प्रण लिया कि हम जो है सती प्रथा को पूरी तरह से उखाड़ फेंकेंगे, और अंततः इन्होंने वो किया भी। तो ये थोड़ा सा कहानी शायद हमने पढ़ा था। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि भारत में रेलवे की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। भारत में जो रेलवे लाइन की शुरुआत की गई थी वो भारतीयों के लाभ के लिए नहीं हुआ था, आपको ये ध्यान रखना है। भारत में रेलवे लाइन का शुरुआत जो है ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश कंपनी अपने लाभ के लिए किया था, ताकि यहाँ से अत्यधिक मात्रा में जो है वस्तुओं को इंग्लैंड ले जाया जाता था और वहाँ से निर्मित करके वस्तुओं को फिर भारत बाजार में लाकर बेचा जाता था, जिससे उनको काफ़ी मुनाफा मिलता था। तो अपने सुविधा के लिए जो है उन्होंने रेलवे लाइन की शुरुआत किया था। और आपको यहाँ पूछा गया कि भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1853, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1860 और ऑप्शन डी है 1864 ईस्वी। तो जो भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी वो 1853 ईस्वी में हुई थी, और पहली बार भारत में जो है बम्बई से लेकर थाने के बीच यह रेलवे लाइन चलाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो है साथियों वो है भारत का पितामह किन्हें कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। पहला है राजा राम मोहन राय, दूसरा है महात्मा गांधी जी, तीसरा है दादा भाई नौरोजी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें भारत का पितामह तो भारत का पितामह जो है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। आपका सवाल होगा कि दादा भाई नौरोजी जो थे वो आखिर कौन थे, उन्हें भारत का पितामह क्यों कहा गया है। तो भारत का पितामह उन्हें इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने समाज में बहुत सुधार किया था। दादा भाई नौरोजी जो थे वो इंडियन पॉलिटिकल लीडर थे, है ना, काफ़ी प्रभावी लीडर ये रहे थे और इन्होंने कांग्रेस का अध्यक्षता भी की थी। तो इस प्रकार से दादा भाई नौरोजी इंडियन पॉलिटिकल लीडर थे। उसके बाद हम लोगों का जो लास्ट प्रश्न था MCQ का वो था भारतीय किसानों की दरिद्रता का कारण था। बहुत से लोगों को यही समझ में नहीं आया होगा कि आखिर दरिद्रता क्या था, है ना। तो बेसिकली जो दरिद्रता है उसका अर्थ होता है कंगालपन, गरीबी, पॉवर्टी, है ना। तो यहाँ पर आपको यही पूछा गया है कि भारतीय किसानों की जो दरिद्रता था उसका कारण क्या था आखिर। ऑप्शन ये पूछा गया है ऋणग्रस्ता, है ना। ऋणग्रस्ता क्या होता है, जब कोई किसान कर्ज में डूब जाएगा तभी हम उसको ऋणग्रस्ता कहेंगे, है ना। जैसे कि पहले किसान जमींदारों से टैक्स लेता था खेती करने के लिए, लेकिन कभी बाढ़ आ जाने के कारण उसका सारा खेती नष्ट हो जाता था, वह जो है कर्ज नहीं चुका पाता था, तो आखिर वह ऋणग्रस्ता में डूब जाता था। इसी प्रकार से दूसरा है धन की निकासी। धन की निकासी भारत में जो है सबसे बड़ी समस्या रही है। आर्थिक क्षेत्रों में पिछड़े होने का सबसे बड़ा कारण जो माना जाता है विद्वानों द्वारा वो धन की निकासी ही माना जाता है। आपका सवाल होगा कि जो धन का निकासी है, धन का निकासी कैसे होता है, यह धन का निकासी आखिर है क्या। तो आपको बता दूं कि धन का निकासी उसे कहा गया जब ब्रिटिश कंपनी ने भारत में अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया, तो भारत से अत्यधिक मात्रा में जो है धन को कहाँ भेजता था, ब्रिटेन भेजता था। तो भारत से ब्रिटेन धन भेजना और उस धन के बदले भारतीयों को कुछ भी ना मिलना धन का निकास है ना। भारत से अत्यधिक मात्रा में धन विदेश भेज देता था ब्रिटेन और उस धन के बदले में भारत को कोई भी लाभ नहीं मिलता था, तो उन्हें जो है भारतीय विद्वानों ने धन का निकासन कहा गया। तीसरा है कृषि का व्यवसायीकरण। आपका सवाल होगा कि जो कृषि का व्यवसायीकरण है आखिर क्या है। तो कृषि का व्यवसायीकरण का अर्थ है ब्रिटिश कंपनी जो है भारतीय किसानों से वही खेती करवाता था जो बाजार में आवश्यक होती थी, है ना। अगर मान लो बहुत अधिक कपड़ा का निर्माण करना है तो यहाँ पर कपास, नील वगैरह का खेती अधिक करवाया जाता था। इसका जो है अनाज उत्पादन का उद्देश्य नहीं था कि अगर हम खेती का व्यवसायीकरण कर रहे हैं तो अत्यधिक मात्रा में हम अनाज को उगाएंगे, बल्कि जो बाजार में सबसे अधिक मांग होता था उन्हीं वस्तुओं को कृषि करने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देता था, है ना। तो बेसिकली जो कृषि का व्यवसायीकरण है कंपनी अपने लाभ के लिए करवाता था भारतीय किसानों से, और इन सभी कारणों से भारतीय किसानों की स्थिति अत्यंत खराब हो गई थी और वह काफ़ी कर्ज में डूब चुके थे। तो आपको पूछा जाए कि भारतीय किसानों की दरिद्रता का कारण क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। इसका प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, तो हमने आपको इसको समझा दिया है अच्छे से। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आखिर इसके बाद कौन सा प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद साथियों 5 मार्क्स के आपको 2 प्रश्न बनाने होते हैं,
है ना। तो यहाँ पर 5 प्रश्न दिया है, इनमें से आपने अगर 2 प्रश्न लिखा होगा तो आपने सही लिखा है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न था बक्सर के युद्ध का क्या महत्व था, हमने आपको बताया है। जिन लोगों ने हमसे पढ़ा होगा वो आसानी से लिख चुका होगा। फिर है द्वैत शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं, द्वैत शासन प्रणाली भी हमने प्रश्न में ही बताया था। फिर है टीपू सुल्तान का मूल्यांकन करें, टीपू सुल्तान के बारे में भी जो है हमने बताया है। फिर है अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किस प्रकार से हुआ, और ये प्रश्न भी हम आपको बताए हैं। उसके बाद है महलवाड़ी व्यवस्था का उल्लेख करें, महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में हमने नहीं बता पाया। महलवाड़ी व्यवस्था जो है बेसिकली कंपनी द्वारा लागू किया गया था किसानों पर, ताकि किसानों से भू राजस्व को प्राप्त कर सके, भू राजस्व को कलेक्ट कर सके। तो महलवाड़ी व्यवस्था बेसिकली भूमि से टैक्स को लेने के लिए लागू किया गया था। उसके बाद साथियों लगभग 9 प्रश्न है जो 20 मार्क्स का है। इनमें से आपको 3 प्रश्न बताना है। आप अगर 3 प्रश्न लिखोगे तो 60 मार्क्स हो जाएगा। तो ये 60 मार्क्स हो गया, और 10 मार्क्स का होगा MCQ 70 हो गया, और 10 मार्क्स का होगा 5 मार्क्स का 2 प्रश्न। तो इस प्रकार से टोटल मार्क्स 80 हो गया। तो यहाँ पर जो दूसरा था वो था प्लासी के युद्ध के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें। तो हमने इसको जो है बिल्कुल डिटेल्स में समझाया था। जिन लोगों ने मेरा वीडियो को देखा होगा वो बिल्कुल तबाही मचा के आया होगा। उसके बाद है आंग्ल मराठा संबंधों की विवेचना करें। उसके बाद है रणजीत सिंह के विजय अभियानों का उल्लेख करें। साथियों ये प्रश्न भी हमने काफ़ी डिटेल्स में आपको बताया है। 5वां है लॉर्ड कॉर्नवालिस के सुधारों का मूल्यांकन करें, और ये भी प्रश्न हमने आपको बताया है। 6ठा है लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाए गए सुधारों का विश्लेषण करें, ये भी प्रश्न हम आपको बताए हैं। उसके बाद 7वां हैदर अली के शासन में अंग्रेज मैसूर संबंधों की विवेचना करें, और ये प्रश्न भी हमने आपको करवाया है साथियों। उसके बाद है ग्रामीण ऋणग्रस्तताओं से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें। और लास्ट है अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियों की आलोचनात्मक समीक्षा करें। तो साथियों अंग्रेजों ने जो भी भारत में भू राजस्व नीति को लागू किया था उसका प्रमुख उद्देश्य भारतीयों को लाभ नहीं पहुंचाना था, बल्कि खुद लाभ प्राप्त करना था। भारत में भू राजस्व नीति को इसलिए लागू किया था ताकि कंपनी को लाभ हो सके, इसलिए अलग अलग गवर्नर जनरलों द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भू राजस्व नीति को लागू किया था, और भारतीयों को जो है जी भर के उन्होंने शोषण किया। तो यहाँ पर समाप्त होता है साथियों। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और जैसे ही आपका जो है BA कंप्लीट होगा हम आप लोगों के लिए इंडियन पॉलिटी को लेकर आने वाले हैं। बिल्कुल डिटेल्स में समझाएंगे। आप जहाँ भी पढ़ते हो आप पढ़ो, लेकिन एक बार आपने अगर हमसे पढ़ लिया तो आप यकीन मानिए आप कभी भूलने वाले नहीं हो। बिल्कुल डिटेल्स में आपको पढ़ाने वाले हैं साथियों। आपको एक से बढ़कर एक वीडियो आपको दिया जाएगा। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही साथियों, आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।